ओके, सो आज हम करेंगे रिवीजन। एंड कभी भी मेरा ओपन बोर्ड नहीं सही से खुलता, ठीक है। तो हम कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट था ना। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग कहाँ हैं, देखो मेल वाला पार्ट। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जहाँ पे थक जाओगे, नहीं समझ आएगा, मुझे बता देना। स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो भी बता देना, अदरवाइज मुझे पता नहीं चलेगा, है ना। अब मेरी उम्र हो गई है, नहीं पता चलता। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। सो मेल का जो पार्ट होता है यहाँ पे, ये बाइसेक्सुअल को क्या बोलते हैं, दो नाम देना इनके। मैम वॉइस लैग हो रही है आपकी। अब आ रही है? यस मैम। यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर को क्या टर्म और कौन सी टर्म थी? मोनोइशियस का क्या मतलब होता है? एक एक प्लांट ही फ्लावर में दोनों मेल फीमेल दोनों। हाँ, दोनों सेक्सुअल पार्ट हो तो मैं इसको बोल सकती हूँ ना बाइसेक्सुअल, यस मैम। है ना। और और मतलब एक में एक ही सेक्सुअल पार्ट हो, दैट इज यूनिसेक्सुअल, राइट। बेसिक टर्म है, पता होनी चाहिए सबको। वेरी गुड, गुड। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, यहाँ पर मैंने गलती करी थी। क्या गलती करी थी मैंने बताया? पोस्टल डिस्टल पार्ट। प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड मैंने प्रॉक्सिमल पार्ट वो वाला है जो थैलेमस की तरफ है, और डिस्टल पार्ट है जो थैलेमस से दूर है। रिप्रोडक्टिव पार्ट डिवाइड होता है एंथर और फिलामेंट में। तो फिलामेंट अब आ रही है? यस मैम, कट कट करके आ रही है। सबको कट करके आ रही है क्या? यस मैम। एक सेकेंड, सबको कट करके आ रही है तो नेट का प्रॉब्लम मेरी तरफ से। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब बताओ, सही आ रही है? यस मैम। Am I on? चलो थोड़ी देर बिना कैमरे के करके देखते हैं, फिर मे बी कोई प्रॉब्लम हो, पर यहाँ पे शो नहीं कर रहा। ओके, तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एंथर जो होता है वो प्रॉक्सिमल एंड में होता है या डिस्टल एंड की तरफ होता है? डिस्टिल हाँ, तो ये ना क्वेश्चन एक बार घुमा के आया था प्रॉक्सिमल और डिस्टल वर्ड के साथ, इसलिए ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, राइट। तो जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम साइंटिफिकली किस नाम से बुलाते हैं? फ्लावरिंग प्लांट में मेल के पार्ट को किस नाम से बुलाते हैं? एंथर बुलाते हैं, फिलामेंट बुलाते हैं, कुछ और बुलाते हैं? स्टेमन। स्टेमन बुलाते हैं, ये रहा स्टेमन, राइट। गुड, भूलना नहीं भाई। ओके, अब देखो एपिपेटलिस कंडीशन क्या थी भाई? ये एपिपेटलिस क्या वर्ड था? मैम पेटल्स के ऊपर स्टेमन के एपिपेटलिस, हाँ, वैसे कहाँ लगा होता है? थैलेमस में। थैलेमस। हाँ, वैसे थैलेमस में होता है, यहाँ लगा होता है नॉर्मली इस वाली जगह पे। लेकिन देखो यहाँ पर वो पेटल के ऊपर लिखा है, फूलों की पंखड़ी के ऊपर लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं एपिपेटलिस कंडीशन। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, राइट। उसके बाद हमने इसका डायसेक्शन किया था ना, डायसेक्शन करके हमने पता किया था एक एंथर बाइलोब्ड होता है मैक्सिमम एंजियोस्पर्म्स में, और हर लोब के अंदर 2 थीका होते हैं। तो एक एंथर में 2 लोब है और 4 थीका है, याद है ये वाली बात? यस मैम। एक एंथर में 2 लोब में 4 थीका है ना, 1 2 4, 1 2 का 4, राइट। यस मैम। चलो आगे चलते हैं, गुड, अगर याद है तो। उसके बाद हमने इसको धीरे धीरे पढ़ा था, हमने ऐसे ही इसका डायसेक्शन बनाया था, इसको काट दिया था बेसिकली। ये एक लोब में 2 थीका दिखा दिए, 1 2 3 4 थीका रिप्रेजेंट कर रहे हैं खाली सी स्पेस अंदर, ठीक है। ये ओवरऑल एंथर है, और एंथर के बाद हमने क्या बताई थी? हमने इसकी लेयर्स बताई थी, राइट। तो बिल्कुल सेंटर में जो 4 सर्कल है, इन चारों सर्कल का नाम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। यस, और इसके अंदर जो टिश्यू है उसका नाम क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। कौन से सेल्स है जो आगे पोलन ग्रेन्स बनाएंगे? स्पोरोजिनस। स्पोरोजिनस टिश्यू, राइट। माइक्रोस्पोरेंजिया वो साइट होंगी, माइक्रोस्पोरेंजियम वो साइट होंगी जिनके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे, करेक्ट। यस मैम। अब देखो, अब हम लोग
ओके, अब देखो इस वाले में ये तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो जिससे सराउंडेड है वो कैसा स्ट्रक्चर है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है कि नहीं? Yes, Yes. ma'am. Mm. और उसने, हाँ, और उस लेयर का नाम क्या है? Septum. Atom. तो अगर मैं कहूँ डेवलपिंग पॉलन ग्रेन के बिल्कुल पास वाली लेयर का नाम क्या होगा? Tapetum. Tapetum. क्या काम करती है ये? Nourishment. वेरी Provide. गुड, वेरी गुड, 4 मार्क क्वेश्चन यहाँ से जाता है, वेरी गुड। उसके बाद टेपिटम के बाद सेकेंड लेयर कौन सी आएगी? Ma'am, middle layer. मिडल लेयर। Yes, ma'am. उसके बाद उसके बाद Endothelium. और फिर Epidermis. Epidermis. एपिडर्मिस। Epidermis. तो हम क्या कर रहे हैं, हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे थे, ठीक है। टेपिटम, फिर हम गए मिडल लेयर पे, फिर हम गए एंडोथीशियम में, फिर हम गए एपिडर्मिस में। अगर मैं तुम्हें बाहर से अंदर की तरफ लेके जाती तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपिटम, राइट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना किसी को? No, ma'am. मैम सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है इससे, वेरी गुड। और नरिशमेंट सिर्फ टेपिटम देगा, बाकी सारे और डेहिसन जब एंथर फटता है और पोलन ग्रेन बाहर निकलते हैं डेहिसन्स, तो किस लेयर का मेन रोल होता है? Endothelium. Endothelium. हाँ, देखो एंडोथीशियम का मेन रोल होता है और ये तीनों लेयर भी पार्टिसिपेट करती है। तो अगर वो सिर्फ एक लेयर पूछे मेजर रोल तो एंडोथीशियम है, फॉलोइंग ऑप्शन आता है तो फिर तीनों है, ठीक है। Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. ये जो हम बोला अभी ना वही पढ़ा था, राइट। डेविड के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब स्पोरोजिनस टिश्यू पे जाते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू की पोलैरिटी कितनी है? Ma'am, 2-1. One, ma'am. पोलैरिटी ना हर बुक में बहुत कंफ्यूज करती है, तो पोलैरिटी ध्यान रखना, जब भी टिश्यू वगैरह लिख रहे हो ना साथ में पोलैरिटी लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल वाले में ना, ह्यूमन और प्लांट में पोलैरिटी साथ साथ लिख लेना। तो माइक्रो वर्ड इज रिलेटेड टू मेल एंड मेगा। मूविंग ऑन, Formation of male gamete. फॉर्मेशन, यस, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, दैट इज अ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के अंदर भी जर्म सेल होगा जो एक्चुअल में मेल गैमेट का काम करेगा, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं इसको, वेरी गुड, राइट। अब जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी? 2-1. when यस, वेरी गुड, क्योंकि मदर मैंने बोला था ना, जब भी मदर बोलोगे तो पोलैरिटी हमेशा 2n रहेगी। मदर का जो सेल बनेगा एग, उसकी पोलैरिटी होगी n, राइट, गुड। यही बात यहाँ लिख रही है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगी स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में से कोई एक्चुअली सारे स्पोरोजिनस टिश्यू इवेंचुअली बनाएंगे पोलन ग्रेन। तो कुछ चलो माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गई, के अंदर जेनेटिक मटेरियल ने सिग्नल दे दिया कि हमें पोलन ग्रेन बन जाएंगे। मियोसिस 1 एंड 2, मियोसिस के बाद क्या होगी सेल की? Amen. Um, और मियोसिस 2 के बाद क्या बनेगा? tetrad. Microscope. Microspore tetrad. माइक्रोस्पोर टेट्राड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। माइक्रोस्पोर टेट्राड सारे के सारे पोलन ग्रेन बनाएंगे। माइक्रो हेरो, आई एम ऑडिबल? Ma'am, lag हो रही है आवाज. हेलो, मैम कट कट के आवाज आ रही है इनका आपकी। कैसे करें? अब आ रही है? Yes, ma'am. आ रही है बस, Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. तो ठीक है, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड सारे के सारे पोलन ग्रेन बनाएंगे, पर हम किसी आगे की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, Yes, ma'am. चलूं आगे? Yes, ma'am. ठीक है, ओके। तो बड़ा खतरनाक सा डायग्राम है, इतना खतरनाक डायग्राम करेंगे हम। तो मैं जिस पे ए लिखूंगी, ये ए डायग्राम तुमको क्या दिखा रहा है? ए, पिक्चर ए कर दो, different diagram है। मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। बोलो, Microspore के अंदर न्यूक्लियस है.
माइक्रोस्पोर के अंदर माइक्रोस्पोर के अंदर न्यूक्लियस है, राइट? माइक्रोस्पोर दिखा रहा है ये, माइक्रोस्पोर पेट्रार्च में से। उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पर सेकंड बी वाली कंडीशन में? वैक्यूल बनना स्टार्ट हो गया। वैक्यूल बनना स्टार्ट होता है तो न्यूक्लियस के साथ क्या होता है? मैम वो एक तरफ हो जाता है। एक तरफ को मूव कर देता है, एक कॉर्नर पे चला जाता है, राइट? तो फिर जो न्यूक्लियस है उसके बाद न्यूक्लियस में कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है पिक्चर नंबर सी में? मैम माइटोसिस हो जाती है। माइटोसिस होती है। माइटोसिस बनने के बाद पिक्चर नंबर 4 में क्या बना है? मैम 2 सेल स्टेज है पोलन ग्रेन। 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन बना है, वेरी गुड। तो दोनों न्यूक्लियस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कौन से 2 सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वेजिटेटिव सेल और और दूसरा मैम जेनेटिव सेल। जनरेटिव सेल। कौन सा सेल है जो जाकर फ्यूज करेगा फीमेल एग के साथ? मैम जेनेटिव सेल। जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल क्या करेगा फिर? मैम पोलन ट्यूब बनाएगा। और वेजिटेटिव सेल के पास कोई स्पेशल बात थी उससे रिलेटेड, हमें उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड? न्यूक्लियस मैम इसका रफ होता है, इरेगुलर सेक्शन इरेगुलर मतलब। इरेगुलर होता है। रफ क्या होता है तुमने छू के देखा था? हैं? रफ तो थोड़े बहुत सारे ही होते हैं, इरेगुलर होता है। फूड रिजर्वर। वेरी गुड। और न्यूक्लियस इसका इरेगुलरली शेप होता है। गुड गुड। सेम चीज यही बताई है, इस पिक्चर में थोड़ा साफ तरीके से बताई थी। फिर बताई थी अभी पोलन ग्रेन नहीं बना, 2 सेल स्टेज में भी अभी बाहर की लेयर्स लगेगी फिर पोलन ग्रेन बनेगा। कौन सी 2 लेयर लगती है पोलन ग्रेन में बाहर? मैम इंटाइन एंड एक्साइन। एक्साइन की स्पेशल बात क्या है? मैम इसमें स्पोरुलिन होता है। पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन होता है, स्पोरोलिन नहीं होता। तूने कुछ और लिखा ना पेपर में। स्पोरोपोलिनिन होता है। क्या खास बात है स्पोरोपोलिनिन में? पोलिनिन का भाई है ये, क्या खास है इसमें? मोस्ट रेजिस्टेंट और केमिकल के लिए हाईली रेजिस्टिव होती है। प्रोटेक्टिवली अगर हाईली रेजिस्टिव, हाँ तो अगर हाईली रेजिस्टिबल होती है तो डेhiscence के टाइम पे ये फटेगा कैसे? मतलब जब ये सॉरी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे यहाँ से ये जनरेटिव सेल वगैरह बाहर कैसे निकलेगा? इसमें पोर्स होंगे, जर्म पोर्स जब बोलेंगे इनको, जर्म पोर्स। हाँ वेरी गुड, जर्म पोर्स बनते हैं, शाबाश, वेरी गुड। और इंटाइन बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन से, राइट? वेरी गुड। अब तुमको पता है 60% पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं 2 सेल स्टेज में और बाकी के 40% रिलीज होते हैं 3 सेल स्टेज में, राइट? 3 यस सेल मैम। स्टेज का क्या मतलब है? 3 सेल स्टेज का क्या मतलब है? मैम उसमें मेल गैमीट पहले ही बन जाते हैं 2। जेनेटिव सेल डिवाइड हो जाती जो है। इसमें बनते हैं स्टेम, इसके स्टिग्मा के कौन पास डिव- जाते हैं तो blood होता है। जनरेटिव बाइट्स हो जाते हैं माइटोटिकल। हाँ ये आंसर इसमें सही दिया। जनरेटिव सेल माइटोसिस करते हैं और 2 और सेल में डिवाइड हो जाते हैं और जर्म सेल बनाते हैं। यस, ये पूछ रहा था मैं। वैसे आंसर तुम्हारे इनडायरेक्टली सबका सही था, पर इसका सही आंसर था जिसने बताया। गुड। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने देखा फर्स्ट माइटोसिस से एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल बनता है, सेकंड माइटोसिस से 2 जर्म सेल्स बनते हैं, राइट? तो ओवरऑल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में एक बार मियोसिस होगी। डन? यस मैम। तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुमने बहुत जल्दी रिवाइज कर लिया ये। गुड। आई डोंट थिंक इसकी अब जरूरत है। आओ नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट पे चले। यस मैम। यस थके तो नहीं हो? कर सकते हैं ना? यस मैम। ये कौन सी स्लाइड है? सब्जेक्ट नहीं, ये नहीं है। और एक सेकेंड, सीक्वेंस में ही आती है, क्या हो गया ये बीच में से आ गई? हाँ, स्टोरी ऑफ फीमेल प्लांट। चलो महिला के जीवन में चलते हैं अब। यस, याद है ना ट्रिक? तुम्हें क्वेश्चन करते हो, तुम्हें रीडिंग करते हो, याद रखना जहाँ पे भी हेंस, देयरफॉर, फॉर एग्जांपल, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट लिखा हो, मतलब उसके बाद जो भी लाइन है वो इंपॉर्टेंट है, राइट? पेपर के पर्सपेक्टिव से ये ट्रिक वर्ड्स थे, रिमेंबर ना? भूल गए? याद है कि भूल गए? याद है मैम। याद है। तो फिर कैसे यार, तुमको आवाज नहीं आ रही? बोलते रहो। आओ यार जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, इसको खत्म करेंगे। 1 करोड़ सालों से ये कर रहे हैं हम। तो मैं खत्म करना चाहती हूँ इस चैप्टर को, मैं बोर हो गई। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, हाँ जी, पूरे को क्या बुलाते हैं हम? स्टिल।
पिस्टल या कार्पल, राइट। और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। जहां पर लैंड होगा पोलन ग्रेन, स्टिकी स्टिकी सा है, उसको क्या बोलते हैं हम? स्टिग्मा, वो लहराती हुई बड़ी स्टाइलिश सी जो थी उसे क्या बोलते हैं हम? और स्टाइल, नीचे जो सोइलन सा रीजन होता है थैलेमस के पास, उसे क्या बोलते हैं हम? ओवरी, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर मिलेगा हमें एग, राइट। यस मैम, तो ओवरी बड़े होके क्या बनाती है? फ्रूट, और ओव्यूल क्या बनाता है? सीड, सीड, और एग क्या बनाएगा फ्यूजन के बाद? जाइगोट, फिर एम्ब्रियो। ओके, चलो। कार्पल्स जो होते हैं 2 टाइप के हो सकते हैं। मोनोकैपिलरी एक फ्लावर हो सकता है या मल्टी कैपिलरी भी हो सकता है। और कार्पिलरी होता है, जो मैं पहले भी गलत बोल रही थी, मैं अभी भी गलत बोल रही हूँ। सिनकार्पस और एपोकार्पस में फर्क बता दो मुझे बस। पिस्टल सिनकार्पस। आपस में एक दूसरे को बता के भिड़ जाओ, मुझे समझ आए। क्या? हम सिनकार्पस में कार्पल फ्यूज होते हैं और एपोकार्पस में वो ट्री होते हैं अलग अलग। इंडिविजुअली पड़े होते हैं, मतलब एक से ज्यादा कार्पल्स होते हैं, राइट। मोनोकार्पल में तो एक ही कार्पल होगा। वेरी गुड, शाबाश, लड़कियों ने सही जवाब दिया, खुश हुए। एग्जाम्पल कैसे याद किया था हमने इसके? जो स्वेलन सा गब्बू सा था उसका था पापा, और दूसरी वाली थी, हाँ जो दूसरी वाली थी तो बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ बढ़िया से बाल सजा के बैठी है इतने अच्छे से ग्रीन कलर के, वो है मदर, एम, मम्मी। तो पापा से क्या वर्ड है? कौन सा प्लांट है ये? और मम्मी से कौन सा वर्ड है? मिशेलिया, याद रखना। इतना पढ़ा, सबको देख रहे हैं। अच्छा, पता है हिबिस्कस कैसे याद रख सकते हो? हिबिस्कस से बाल अच्छे होते हैं। हिबिस्कस का फ्लावर होता है ना, उसको अगर उससे शैम्पू बनाओ ना तो बाल बहुत अच्छे होते हैं। सो ऑयल भी बनता है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है हिबिस्कस, हेयर फॉल रुक जाता है। चलो, ये था सामान्य ज्ञान। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है ये? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट, और एग से एम्ब्रियो, करेक्ट? करेक्ट। मैम वॉइस नहीं आती बीच में। अब आ रही है? अब आ रही है? यस मैम। ठीक है। ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड, और एग से एम्ब्रियो, करेक्ट? यस मैम, चलो शाबाश, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या था वो? किसको देख के क्या होता था कि ये जो ओव्यूल था वो ऐसे हो जाता था? किसे देख के? क्या एग्जाम्पल याद किया था हमने? है ना? एना, हाँ, एना, एनाट्रोफस। कि जैसे ही ओव्यूल ऐसे उल्टी डायरेक्शन में तुम्हें दिख रहा है ना, वो वाले जो ओव्यूल है वो, उसको हम कहते हैं एनाट्रोफस कंडीशन, राइट। ये देखो, ये सेकंड वाली जो है यहाँ पे बनाया होगा मैंने, आई गेस कहीं तो बनाया होगा। एनाट्रोफस ओव्यूल प्रेजेंट इन अराउंड मोर देन 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एनसीईआरटी इसका जिक्र करती है। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल इज रोटेटेड 180 डिग्री। माइक्रोपाइलर एंड नियर होता है फ्यूनिकल के। हाइलम 90 डिग्री पे होता है माइक्रोपाइलर के। अभी जो उर्दू बोल दी है इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन एनाट्रोपस याद आया ना थोड़ा सा, ये टिल्टेड वाला। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ओवरी की बात करते हैं, तो ओवरी से जो ओव्यूल है वो किसके थ्रू अटैच है? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से क्या अटैच है? डायरेक्टली ओव्यूल अटैच है। नो मैम, फ्यूनिकल फिर हाइलम फिर ओव्यूल। हाँ, तो सारे स्क्रीन की तरफ देखो, ठीक है। ये देखो, प्लेसेंटा, उसके साथ अटैच है फ्यूनिकल, उसके साथ एक रीजन आता है हाइलम जिससे अटैच है ओव्यूल। तो ये ओव्यूल ओवरी से अटैच है थ्रू दीज कनेक्शन, राइट? यस है ना? मैम। वेरी गुड, गुड गुड गुड, तुमको याद, अच्छी बात है। और ये डायग्राम रुक जाओ, मैं ढंग से साफ करती हूँ भाई, अच्छा डायग्राम है, क्यों बर्बाद करी। अब यही एना को, इसी ओव्यूल को ऐसे गिरा दो, एना को देखते ही गिर गया। अगर गिर गए तो फिर क्या होगा? फिर वो कुछ अलग दिखाई देगा थोड़ा सा, राइट। कैसे अलग दिखाई देगा? कि हाइलम है और ये वाला जो रीजन है ये माइक्रोपाइलेट। माइक्रोपाइलेट की खास बात होती है, इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं, राइट। इंटेग्यूमेंट्स जहाँ पर एब्सेंट होते हैं उसे माइक्रोपाइलर कहते हैं। तो ये रहा माइक्रोपाइलर एंड जहाँ पर इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट है, बाहरी कवरिंग एब्सेंट है, ठीक है, नेकेड रीजन है। तो पोलन ट्यूब कहाँ पे एंटर करेगी? चलाजल पोल पे या माइक्रोपाइलर एंड पे?
माइक्रोपाइलर माइक्रोपाइलर तो जगह यही है ना। देखो सेंटर में जाके ये न्यूसेलस है और उसके अंदर एम्ब्रियो सैक बनेगा। तो एम्ब्रियो सैक अभी हम बनाएंगे, अभी डेवलप करेंगे, राइट। तो सेंटर में एम्ब्रियो सैक है, उसके बाद तुम्हारे पास न्यूसेलस के कुछ सेल्स है, ऐसे मैं बना दूं अगर तो, ठीक है। उसके बाहर हमारे पास मस्त से इंटेग्यूमेंट्स पड़े हैं, प्रोटेक्टिव सी लेयर पड़ी है, और बस एक जगह पे ये लेयर खाली है जहां से हमारा मेल का पोलन ग्रेन का जर्म सेल एंटर करेगा, राइट। इसे माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, और इसी के ऑपोजिट चलाजल होता है, चलाक वाला एंड होता है, राइट। और इन दोनों के बीच में न्यूज चैनल होता है, तो न्यूज सेलस इनके बीच में रहता है, राइट। ये न्यूज सेलस इनके बीच में, रिमेंबर ऐसा कुछ याद किया था हमने कहानी यस डाल के। मैम। यस फिर भी किसी बच्चे को अगर भूल गया हो तो एक बार प्रीवियस लेक्चर देख के आ जाना, ठीक है। लेकिन प्लीज बिना पढ़े मत आना अगले लेक्चर में, क्योंकि जब मैं सीट पढ़ाऊंगी ना तो ये सारे वर्ड्स वापस आएंगे, फिर ना तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा उस लेक्चर का। लेकिन वो 8 नंबर का पेपर ला सकता है वो लेक्चर, तो ये मत करना, अपना नुकसान मत करना। थोड़ी पेन लेके एक बार लेक्चर, थोड़ी स्पीड बढ़ा लिया करो, यूट्यूब पे है ना लेक्चर, स्पीड बढ़ जाती है, तो थोड़ी स्पीड आगे करके, आगे स्किप करके मेन चीजें देख लेना। अगर 1 घंटे 15 मिनट का लेक्चर है तो 30 मिनट्स या मतलब 25 मिनट्स या 20 मिनट्स में भी कवर हो सकता है, राइट। पर लेकिन प्लीज देख लेना अगर तुमको कंफ्यूजन है तो, प्लीज बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, है ना। तो ये जो होता है फ्यूनिकल ईयर फ्यूनिकल, उसका अटैच होती है, यहाँ पे हाइलम रीजन कह रहे हैं। तो स्पेसिफिकली इस लाइन को हाइलम मत समझना, ये एक रीजन है एक तरह से, राइट। ओके, ये डायग्राम आना चाहिए, बार बार मैं बता रही हूँ, ओवरी से फ्रूट, ओव्यूल से सीड, पर तुमको अब याद हो चुका है, सो दैट्स अ गुड थिंग। तो ये था माइक्रोपाइलर और चलाजर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और इनको कवर कर रहा है न्यूसेलस, तो तुमको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा याद करने में, राइट। अब वही डायग्राम यहाँ पर और खुल के बनाया है, तो यहाँ पर न्यूसेलस सेल्स है, ठीक है। न्यूसेलस सेल्स वही है जिनकी 2n पोलैरिटी है, जिनमें से एक सेल मदर सेल बनेगा और उसके बाद वो पूरे एम्ब्रियोसेक को जन्म देगा। और एम्ब्रियोसेक क्या है? एम्ब्रियोसेक एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जिसकी जो आगे चल के किसमें चेंज हो जाएगा, आगे चल के बेसिकली तुम्हारा स्ट्रक्चर जो है मॉडिफाई होगा, और वो भी इनके इंटेग्यूमेंट्स के साथ आगे मॉडिफाई होकर एक सीड बनाएगा। तो न्यूसेलस वो रीजन है जहां पर सेंटर में तुमको एग मिलेगा, ठीक है, एग और एग का न्यूट्रिशन, राइट। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर जेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? बचा है, थोड़ा सा हिम्मत रख लो। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगास्पोर, फॉर्मेशन ऑफ अरे बोलो। फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। मेगास्पोर इन द फीमेल बॉडी, राइट। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ऐसे बता दो नॉर्मल अपनी भाषा में, क्या होगा स्टेप वाइज बता दो। पहला स्टेप पढ़ना है, पढ़ न्यूसेलस लो में इसे। कोई बोलो बोलो बोलो। में कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। रैंडमली होगा या कोई पर्टिकुलर पोजीशन से रिलेटेड था? मैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाला। हाँ राइट, बेशक शीट से पढ़ लो लेकिन अपनी भाषा में समझाना। जो माइक्रोपाइलर एंड के पास होगा वो वाला सेल मॉडिफाई होगा, क्योंकि उसी के मॉडिफाई होने का फायदा है। अदरवाइज कोई पीछे होगा तो वहां तक तो पोलन ट्यूब पहुंच नहीं पा रही, फायदा क्या है, राइट। गुड, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप फिर क्या हुआ? पढ़ के बता दो कोई बात नहीं, लेकिन अपनी भाषा में बताना, तो मुझे पता चले तो मैं समझ आया। सेकंड स्टेप, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होंगी और 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगी। इसे मेगास्पोर टेट्राड भी कहते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, कभी कंफ्यूजन हो सकती है, मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ, लेकिन एनसीईआरटी जिस बच्चे ने पढ़ी उसको ये लाइन मिल गई होगी वहाँ पे, ठीक है। मेगास्पोर टेट्राड यहाँ भी बनता है। एक बात बताओ, माइक्रोस्पोर टेट्राड जब बना था तो हर एक माइक्रोस्पोर बनाएगा आगे एक्सेल। 3 डीजनरेट हो जाएंगे, मैम एक रीजन बनाएगा मेगास्पोर। यस, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा? Only 1 megaspore will undergo mitosis. 3 हो जाएंगे डीजेनरेट। वेरी गुड 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 गुड, शाबाश। उसके बाद यही वाली पिक्चर है ना एनसीईआरटी की, तो यहाँ तक बन गया। देखो मेगास्पोर टेट्राड मेंशन है ना। तो एनसीईआरटी के लेबल करने आने चाहिए, मैंने कहा ना ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है, राइट। और बहुत बहुत तुम्हें बहुत रिग्रेट होगा जब घर आओगे, डायग्राम सामने होगा, ऐसा होगा कि ये तो मतलब सामने दिया हुआ क्वेश्चन, ये कैसे गलत हो सकता है मुझसे। तब खुद को बड़ी डिमोटिवेशन होती है कि ये थोड़ा पढ़ लेते ना तो पेपर हो जाता। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, एंट्रेंस देने वाले ना कम से कम नहीं तो 50 से 60% जो भी होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं या जो भी मेरी एज के भी होंगे, एक ही हमेशा ना तुम्हें 50 से 60% लोग यही बोलते मिलेंगे, यार थोड़ा पढ़ लिए होते ना तो ज्यादा पेपर डिफिकल्ट नहीं था। पता है उनको ये क्यों पता चलता है? उन्होंने पढ़ा तो होता है,
लेकिन उन्होंने अच्छे से रिवाइज नहीं करा होता या फिर स्किप कर गए होते अपने रिविजन्स को, तो उनको याद नहीं आ पाता। तो उनको पता है कि उनके पास ऐसा मटेरियल था जिसमें इस क्वेश्चंस के सारे आंसर थे, लेकिन जस्ट बिकॉज वो उसको ढंग से रिवाइज नहीं कर पाया तो उनको याद नहीं आया, तो उनका पेपर खराब हो गया। इसलिए उनको लगता है मैं थोड़ा और पढ़ लेते ना तो सही हो जाता। तो तुम सबके पास एनसीईआरटी है, जो तो अगर तुमने एनसीईआरटी के डायग्राम वाले क्वेश्चन छोड़ दिए ना तो तुमको बहुत अफसोस होगा कि थोड़ा सा कर लेते क्वेश्चन निकल जाता। एंड ऐसे बच्चे हैं जो एक एक क्वेश्चन से रह जाते हैं, मेरा भी एक बार एंट्रेंस से रह चुका है। तो एक एक नंबर से जब हम रहते हैं ना तो ज्यादा तकलीफ होती है। तो मेक श्योर कि जो चीज सामने हो उसको तो कर लो, ये तो मतलब कर ही लो, एक तरह से मतलब कंपल्जन सी है। और तुमको हमेशा इस डायग्राम में मैंने बोला था याद रखना, माइक्रोपाइलर एंड वो एक चीज को जरूर करेगा लेबल, माइक्रोपाइलर एंड बताएगा या कुछ तो बताएगा तुम्हें आइडिया देने के। तो माइक्रोपाइलर लिखा है या चलाजल लिखा है ये देख लेना, तो तुमको पता चल जाएगा कि मेगास्पोर और मदर सेल तुमको कहाँ बनाना है, राइट। एक एंड जरूर देख लेना, करेक्ट। यस यस मैम। मैम। आगे क्या हुआ फिर, फोर्थ स्टेप में टेट्राड बन गया, फिर यहाँ से डिफिकल्ट हो गया था प्रोसेस। मैम मेगास्पोर मैम एम्ब्रियोसैक में कन्वर्ट हो जाएगा कोसेंट सिनोसिटिक कंडीशन का। कैसे कन्वर्ट हुआ, मतलब ये तो बहुत जल्दी बता दिया तूने, कन्वर्ट हो गया, लेकिन क्या क्या हुआ। जो सेल होगा उसके न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा मैम। डिवाइड होने लग जाएंगे, तो एक ही सेल होगा और उसमें कितने न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होंगे, माइटोसिस या मियोसिस से। माइटोसिस। कितनी बार माइटोसिस कराऊं, कितने सेल बनाने तूने इसके अंदर, कितने न्यूक्लियस बनाने हैं। एक मैम 8। हाँ 8 न्यूक्लियस, 2 3 4 5 6 7 8। तो एक माइटोसिस के बाद कितने बनते हैं, मैम 2। दोनों माइटोसिस इंडिविजुअली अंदर जाएंगे तो कितने बनेंगे। 4। हम्म ये रहा है। चार। यार मेरे पास यहाँ पर है डायग्राम, कंफ्यूजन हो जाएगी नहीं तो रुक जा, रुक इस पे आते हैं, रुक एक सेकंड। पहले सिनोसिटी कंडीशन बताना। तुमने ये तो बोल दिया कि माइटोसिस होगी और 8 न्यूक्लियस बन गए, तो सिनोसिटी कंडीशन वर्ड का क्या मतलब था यहाँ पे, ये तो मैं भूल गई, सॉरी। मल्टी न्यूक्लियर। कंडीशन तो बेटा कोई भी हो सकती है। सिनोसिटिक और सिंसीशियम में फर्क क्या था, एक सिनोसिटिक कंडीशन थी ना और एक और थी सिंसिशियम सिंसीशियम कंडीशन, क्या फर्क। सेल अलग अलग सेल फ्यूज होंगे सिंसिशियम में, और सिनोसिटिक में एक न्यूक्लियस ही होगा जो डिवाइड होगा। नहीं, सिनोसिटिक कंडीशन में मतलब हाँ थोड़ा सही है, सिनोसिटिक कंडीशन में अलग अलग सेल फ्यूज हो जाएंगे, एक सेल बना देंगे मल्टीपल न्यूक्लियस वाला, सॉरी सिंसीशियम कंडीशन में। और सिनोसिटिक कंडीशन में एक ही सेल रहेगा, एंड तक वो एक ही सेल रहेगा, बस उसके अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता रहेगा। सिंसीशियम कंडीशन में ग्रुप ऑफ सेल्स है जो मिलके एंड में एक सेल बना रहे हो, तो इन दोनों का एंड प्रोडक्ट सेम है, एक सेल विद मल्टीपल न्यूक्लियस। पर सिनोसिटिक कंडीशन में एक ही सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस बने हैं, बाय सिंसीशियम कंडीशन में अलग अलग सेल के फ्यूजन से ये बना है, राइट। तो ये न्यूक्लियस अलग अलग सेल से आए हैं, राइट, यस मैम। है ना। नोरो तूने थोड़ा अलग तरीके से बोला पर आंसर तेरा भी सही था, ओके। यही चीज हमने यहाँ पे लिख ली थी, राइट। तो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस क्या दो वर्ड होते हैं। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस का मैम कैरियोकाइनेसिस। साइटो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मैम साइटोप्लाज्म का डिवीजन। वेरी गुड। यहाँ पर ये देखो मैंने बोला था बना रखे होंगे सेल, माइटोसिस 1 हुई है, माइटोसिस 2 हुई है, माइटोसिस 3 हुई है, तो 3 टाइम्स माइटोसिस करने से 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनती है जिसको हम बोलते हैं अब एम्ब्रियोसेक, राइट। यस मैम। ये बन गया हमारा है एम्ब्रियो सेल, सिनोसिटिक कंडीशन के थ्रू बन गया हमारा, राइट। अब ये सेल बन गए हैं तो अब क्या होगा इनके न्यूक्लियस के साथ, अभी न्यूक्लियस बना है, एक एम्ब्रियो सेक है 8 सेल्स के साथ, सॉरी 8 न्यूक्लियस के साथ, सेल नहीं बना अभी, एक एम्ब्रियो सेक जिसके अंदर 8 न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, मैं अरेंज करेंगे एक न्यूक्लियस अपने आप को अरेंज करेंगे, एम्ब्रियो सेक विल फॉर्म मल्टीपल न्यूक्लियस फ्लोटिंग इनसाइड इट, माइटोसिस 3 बार होगी इसमें। अब ये अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, देखो न्यूक्लियस अरेंज कर रहे हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है, राइट। जब इन्होंने अरेंज किया अपने आप को, उसके बाद क्या हुआ, अब न्यूक्लियस ने अरेंज कर लिया, फिर ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन से सराउंडेड हो जाएंगे और अलग अलग सेल बना देंगे। हाँ न्यूक्लियस अपने आप को अरेंज करने के बाद अब उनका पर्पस है अपने आगे पीछे सेल मेम्ब्रेन लगा लेंगे, वॉल लगा लेंगे, और उसके बाद उनके साथ क्या होगा, वो अब इंडिविजुअल सेल बन जाएंगे। वेरी गुड, शाबाश। ये रहे
तो तीन चले गए चलाज़ा लैंड की तरफ, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं जो चलाज़ा लैंड की तरफ मिलते हैं? मैम एंटीपोडल सेल्स। फंक्शन पता है हमें इसका? नो मैम। नो हाँ, और जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं उनका नाम क्या है? मैम एक सिनर्जी और एग सेल। दो सेल एग और 2 जिट्स। ये एक ही सेल में रहते हैं या अलग अलग सेल में चले जाएंगे? सेंटर के जो न्यूक्लियस है वो अपनी अपनी सेल मेम्ब्रेन से सराउंड होंगे या एक ही में रहेंगे? मैम एक ही में। एक ही में, पोलर न्यूक्लियस साथ साथ है हमेशा। तो इस वाली एम्ब्रोसैक की क्या कंडीशन है? एम्ब्रोसैक की 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। गुड गुड गुड, शाबाश, तुम लोगों को रिवाइज्ड है काफी हद तक। जिनको नहीं भी है रिवाइज्ड, आई होप कुछ कुछ याद आ रहा हो। आई वॉजन एक्सपेक्टिंग कि आंसर आएंगे, पर आंसर आ रहा है, आई एम रियली हैप्पी। और अगर कोई नहीं भी आंसर दे रहा है, सो नो नीड टू डीमोटिवेट, जस्ट रिमेंबर तुमको रिवाइज करने की जरूरत है। रिवाइज करोगे हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि जिसने क्लास लगाई है उसको कुछ तो याद आ रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता नहीं याद रह रहा, अनटिल और अनलेस तुमने क्लास में कोई अटेंशन पे नहीं करी। जिसने भी अटेंशन पे करी हो उसको कुछ तो याद आ रहा होगा। तो ये खुद एनालाइज करो, क्या तुमको कुछ याद आया है जो भी मैंने बोला? मैं अज्यूम करती हूँ कि अगर ये रिवीजन 100% हम पढ़ चुके थे ये सेक्शन, तुमको एटलीस्ट 60 to 70% याद आना चाहिए, अगर तुमने एक बार भी रिवाइज नहीं किया ऐसे। ठीक है, इतना तो तुमको याद आना चाहिए वर्ड सुन के। लेकिन अगर तुम्हें वो भी नहीं हो पा रहा ना, मतलब हर दूसरी स्लाइड लग रही है कि बिल्कुल एलियनेटेड है कि ये पता नहीं क्या आ गया, दैट मीन्स कि तुमने उस दिन ध्यान नहीं दिया था क्लास में, राइट? तो फिर ये क्लास लगा लेना पीछे जाके। और अगर तुमको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है लेकिन सब चीज़ों से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, माइक्रोपाइलर कहाँ है, हाइलम कहाँ चला गया, इसका मतलब है कि तुम्हारी रिवीजन अनस्ट्रांग है। तो तुमको खुद से बैठ के एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, नोट्स रिवाइज कर लेना, तो पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। और जिनको याद भी आ रहा है, नोट्स भी रिवाइज है, तो वो आज एनसीईआरटी पढ़ के सोना, क्योंकि हर किसी को रिवीजन की जरूरत होती है। तो परफेक्ट नहीं हो, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना हमें, राइट? ओवर कॉन्फिडेंस मरवा देता है, बहुत गलत। अंडर कॉन्फिडेंस इतना नुकसान नहीं कराता जितना ओवर कॉन्फिडेंस करा देता है, ओके? तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, एनसीईआरटी पढ़ लेना एक बार कल के लेक्चर से पहले, राइट? तो ये सब अरेंज हो गया। सिनर्जी सेल्स के बाद फिलिफॉर्म अपैरेटस भी होता है, राइट? अब देखो लास्ट स्टेप क्या बना, एन एम्ब्रियो सेक विल फॉर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल स्ट्रक्चर है, राइट? एक यस एक मैम। स्टेप हमने क्लास में लिखा था, इसीलिए लिखा था। यही था वो एनसीईआरटी का डायग्राम जिससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसे ये जो सेकंड डायग्राम है ना, ये वाला, ये लेबल होने के लिए आ सकता है। तो बस याद रखना, बड़े ध्यान से एक चीज देखना यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है जो की गई है, कि माइक्रोपाइलर एंड इस पिक्चर में तो यहाँ है लेकिन चलाज़ा लैंड है इस पिक्चर में। तो कभी कभी हम अज्यूम करते हैं कि ये तीनों सिनर्जिड सेल्स, ये दो सिनर्जिड सेल और एक्सेल यहाँ बनने चाहिए थे। लेकिन तुमको ध्यान देना है लेबलिंग पे, लेबलिंग में इन्होंने खेल दिया है, ओके? पता नहीं क्यों ऐसा किया है पर कर दिया है। तो एंटीपोडल्स यहाँ पर नहीं है, ये ऐसे है, क्रॉस है ये। बस हमेशा याद रखना, जब भी तुमको फीमेल का पार्ट आएगा तुमने ढूंढना है पहले माइक्रोपाइलर एंड का है, ऑपोजिट चलाज़ल है, तो तुमको पता चल जाएगा माइक्रोपाइलर जहाँ है वहां पर मैंने एग बनाना है, राइट? क्योंकि माँ, माइक्रोपाइलर से माँ याद रखना, क्योंकि जहाँ माँ है वहीं तो उनका एग होगा ना। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, जस्ट रिमेंबर द लेबलिंग। इसमें सिर्फ लेबलिंग है जो गड़बड़ करेगी इस चैप्टर की, करती है बहुत ज्यादा, राइट? तो एम्ब्रियोसेक फीमेल का गेमिटोफाइट होता है और पोलन ग्रेन का गेमिटोफाइट होता है, सॉरी पोलन ग्रेन होते हैं मेल के गेमिटोफाइट। तो नीट कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि एंजियोस्पर्म में कौन होता है फीमेल गेमिटोफाइट, हम एक्स सेल निकालते हैं, लेकिन फीमेल गेमिटोफाइट वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक्स सेल प्रेजेंट होगा, तो एम्ब्रियोसेक है वो। वाइल मेल जर्म सेल जो है वो पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको मेल गेमिटोफाइट कहते हैं। तो नीट का ये क्वेश्चन इससे बनता है, ये टर्म आती है, राइट? डन, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। शाबाश, बहुत जल्दी बहुत सारे रिवाइज किया तुमने। उसके बाद गुड, वेरी गुड यार, हम तो बहुत आगे आ गए। पॉलिनेशन पे आ जाते हैं फिर तो कमाल है। थक तो नहीं गए? कर लोगे अभी? यस मैम। यस ठीक है, पॉलिनेशन की बात करते हैं। क्या होता है बेटा पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? by air, by water, बायोटिक animals. फैक्टर। हाँ, तो ये हो गए एबायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग थिंग्स, और एक होता है बायोटिक फैक्टर लिविंग थिंग्स के थ्रू। वेरी गुड, शाबाश, राइट? अब इसके साथ हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी ना फ्लावर्स के बारे में, है ना? यस यस मैम। मैम। इस तरीके की एक होती है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब क्या है? जिसमें सेम प्लांट में सेम फ्लावर। pollination is achieved with the same flower.
हाँ, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट है, एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन हो रही है, वो ऑटोगैमी है। गेटनोगैमी क्या होती है? एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स होंगे। फ्लावर्स में हाँ, पॉलिनेशन। यस, एक ही प्लांट है जो है तो बाइसेक्सुअल। ध्यान से सुनना, प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन उसका हर एक फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। तो फ्लावर या तो मेल है या फीमेल है, लेकिन ओवरऑल प्लांट में तो दोनों मेल एंड फीमेल पार्ट है ना। तो प्लांट बाइसेक्सुअल है लेकिन फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, और इन यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रही है। तो इस वाले को हम कहते हैं गेटनोगैमी। और जीनोगैमी? जिसमें दो डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट plant प्लांट्स और डिफरेंट फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट, राइट। सो बेस्ट वाली कौन सी होनी चाहिए देखा जाए तो? जीनोगैमी। जीनोगैमी। और पपीता किसका एग्जाम्पल है? xenogamy पपाया। शाबाश। तो दो एग्जाम्पल और बच्चे जो बताए गए थे वो किसके थे फिर? गेटनोगैमी। ये रहा। कहाँ है एग्जाम्पल? मैंने लिखवाया है ना, मेज एंड कैस्टर, राइट, यस मैम। है ना। तो मेज, कैस्टर एंड पपाया मेंशन है, स्वीट पी आई थिंक मेंशन नहीं था एनसीईआरटी में, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस रखती हूँ, राइट। गुड 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 बेटा, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज पढ़ लेना। नहीं है तो इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत करना। ये तुम्हारा आराम से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बहुत आराम से बनता है, राइट। अब उसके बाद ये रेमेज और कैस्टर का तुम्हें एग्जाम्पल मैंने फ्रूट भी दिखा दिया था, राइट। तो हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में प्लांट करे थे कोविड से। कोविड का हमने आईडी हटा दी थी क्योंकि हमें आईडी की जरूरत नहीं है, हम क्लास एक दूसरे के साथ ऐसे ही लगा सकते हैं। तो COV किस प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? C स्टैंड फॉर कॉर्मेलिना, ऑक्सैलिस, वायोला। एन वायोला। यस, मुझे वायोला याद है, वायोला डेविस से, एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है ऑस्कर विनिंग, तो मुझे उनसे याद है। गुड, वेरी गुड। तो ये तो तेरे 4 नंबर तो तू ऐसे ही ले जा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ये वो प्लांट है जिनके पास दोनों तरीके के वो होते हैं फ्लावर्स। कौन से वाले? ये कॉम्बिनेला, ऑक्सैलिस एंड वायोला। वेरी गुड। ये वो वाले स्पेशल प्लांट है जिसके पास होते हैं चम्मच, क्लिस्टोगैमस, फिस्ट वाले और चम्मच वाले फ्लावर। क्लिस्टोगैमस, क्या मतलब था इसका, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का? जो बंद रहते हैं और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। हाँ, तो फिस्ट से याद रखा हमने क्लिस्ट, कि फिस्ट जैसे बंद रहती है तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा बंद रहते हैं, मतलब उनके पेटल्स, उनकी पत्तियां कभी नहीं खुलती। और चैस्मोगैमस हमें चम्मच से याद रखा था कि चम्मच का ऊपर का हिस्सा खुला रहता है ना, तो ये वो फ्लावर है जो हमेशा खुले रहते हैं, राइट। यस मैम। तो ये वो वाले, ये प्लांट तो फिर, हाँ, तो ये COV, अरे कहाँ चला गया मेरा पेन, कहाँ रख दिया मैंने पेन? कभी कभार होता है, मैं यहाँ लगा के जूड़े में और भूल जाती हूँ, ढूंढती रहती हूँ कहाँ चली गई मेरी पेंसिल। ये ओल्ड एज। सो क्लिस्टोगैमस एंड चैस्मोगैमस, ये जो COV, कॉम्बिनेला, ऑक्सैलिस, वायोला, ये वो वाले प्लांट्स है जिनके पास से दोनों फ्लावर्स होते हैं। तो जो क्लिस्टोगैमस होता है ना, ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर जनरली थोड़े रूट्स की तरफ मिलते हैं। अगर मैं तुमको फोटो दिखाऊं तो देखो यहाँ पर है, तो ये नेबन करने के लिए आ सकता है, एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, राइट। यस मैम। ये देखो, ये क्लिस्टोगैमस देखो कैसे दिख रहे हैं, फ्लावर जैसे दिख नहीं रहे हैं, क्यों? इसको कलर की क्या जरूरत है, पॉलिनेशन थोड़ी करानी है इसने, इसलिए ऐसे दिखते हैं। 3 फ्लावर होते हैं, देखो पता ही नहीं है किसी को, राइट। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करी थी हमने, इसमें थोड़े से पॉइंट्स एक बार रीड कर लेना इसको, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, राइट। बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं। टर्म्स याद करनी पड़ेगी तुम्हें। तो हवा के साथ जो हो रही है पॉलिनेशन, उसका नाम क्या है? हाइड्रोफिली। अच्छा, हाइड्रोफिली हवा के साथ। तो बेटा पानी के साथ क्या है फिर? है बिस्लेरी फिली? है या कॉमेडी करती है? नो, एनीमोफिली। एनिमोफिली, विंड पॉलिनेशन इज एनिमोफिली, और वाटर वाली हाइड्रो। हाइड्रोफिली। जल। इतना बड़ा जल लिखा है, फिर भी देखो बच्चा, बेटा आंखों का इलाज कराओ, कैसे जियोगी तुम? एनिमोफिली, इन एनिमोफिली डायरेक्शनल होती है, नॉन डायरेक्शनल होती है? non डायरेक्शनल। ये बेटा गाना नहीं सुना तूने, ले जाए मुझे जहाँ हवाएं हवाएं, तो हवा तो कहीं भी ले जाएगी ना, नॉन डायरेक्शनल है ना, नॉन डायरेक्शनल है। हवा में कभी ऐसे लेना, मिट्टी लेना, ऐसे उड़ा देना, हवा चाहे इस डायरेक्शन में जा रही है, थोड़ी मिट्टी फिर भी इधर गिर जाएगी, नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। तो विंड पॉलिनेशन, एनिमोफिली इज नॉन डायरेक्शनल, पॉलन ग्रेन हर जगह में उड़ते हैं,
राइट। तो इसमें पोलन ग्रेन की बहुत वेस्टेज होती है, इसलिए पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा अमाउंट में भी बनते हैं। एग्जाम्पल है इसका ग्रासेस, वीट, शुगर केन, मेज एंड बैम्बू। याद करने पड़ेंगे जी, करने ही पड़ेंगे, आई एम रियली सॉरी। ग्रासेस यार, हर जगह तो ग्रास उग जाती है, तो उससे तो तुमको याद रह जाएगा विंड पॉलिनेशन से बने। रोटी इंडिया में कहीं भी चली जाओ, रोटी तो हर जगह खाई जाती है ना, तो वीट ऐसे याद रख लेना, रोटी हर जगह खाई जाती है ना। तो वैसे ही एनिमोफिली से इसकी पॉलिनेशन होती होगी भाई, ये हर जगह फैल गया है। लाइक शुगर केन, अब गन्ने का जूस तुम्हें गर्मियों में अपने एरिया में मिल जाता होगा, अब तुम सारे शिमला किए हो भगवान, तुम्हें पता नहीं गन्ने का आता है, हिमाचल में पीते हैं गन्ने का जूस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम इतनी गर्मी होती है, तो हम तो गर्मी में बड़ा पीते हैं। मैम होती है कभी। होती है, अच्छा। फिर तुम देख लेना ऐसे दिन में कि हिमाचल में भी शुगर केन जूस मिल रहा है, तो तुम ऐसे याद रख लेना। मैं इसका सोच रही हूँ यार कैसे याद रखूंगी, मुझे नहीं पता। और बैम्बू, बैम्बू और मेज सुन सोच लेना, मुझे भी बताना कैसे याद की। आई डोंट नो, सॉरी, कोई ट्रिक नहीं है अभी। एनिमोफिली में जो तुम्हें पोलन ग्रेन का याद रखना है कि बेटा ले जाए तुम्हें हवा कहीं भी, तो उसके लिए तुमको लाइट वेट होना पड़ेगा। अगर मैं गब्बू हो जाऊंगी तो हवा मुझे कहीं नहीं लेके जा पाएगी, हवा जोर से आएगी, मुझसे टकरा के चूर चूर हो जाएगी। तो पोलन ग्रेन को लाइट वेट होना पड़ेगा, उसको नॉन स्टिकी होना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे उड़ते उड़ते कहीं भी चिपक जाएगी। तो नॉन स्टिकी होना पड़ेगा ना, नॉन स्टिकी स्किन। राइट, फ्लावर्स कलरलेस हो सकते हैं, ओडोरलेस हो सकते हैं, नॉन नेक्टर वाले होंगे। क्यों? क्योंकि हवा के साथ ही आ रहा है ना पोलन ग्रेन, तो फ्लावर्स क्यों मेहनत करेंगे खूबसूरत दिखने की, खुशबूदार होने की, मीठा रखने की, कोई जरूरत ही नहीं है। ओवरी सिंगल ओव्यूल होता है इनमें जनरली, ठीक है, क्योंकि एक पोलन ग्रेन पहुंच जाए फूल तक, यही बहुत बड़ी बात है। कहाँ 4-5 पोलन ग्रेन आके फर्टिलाइजेशन करेंगे, तो ओव्यूल एक ही होता है। वो कहता है एक ओव्यूल है बहुत, तो इतना ही पॉलिनेट हो जाए बहुत है जीवन के लिए। बहुत सारे फ्लावर मिलके इन्फ्लोरेसेंस बना देते हैं टू मेक श्योर पॉलिनेशन से पोलन ग्रेन आ रहा है भाई कैच कर ले। एक फ्लावर कैच करे ना करे, गुच्छा कैच कर लेगा, चांसेस होते हैं ज्यादा से ज्यादा। और पोलन ग्रेन जनरली एक नहीं आ रहा होता, ग्रुप ही आ रहा होता है। एंथर वेल एक्सपोज होने चाहिए, ठीक, तभी तो कैच करेंगे। स्टिग्मा फेदरी होते हैं, आराम से पोलन वो उसको कैच कर लेते जाते हुए। और पोलन ग्रेन्स हमेशा लार्ज अमाउंट में रिलीज होते हैं, क्योंकि हवा के साथ तैर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा वेस्टेज है इसमें। राइट, क्लियर? Yes, ma'am. हाइड्रोफिली, पानी रे पानी, पानी के साथ तैर जाएंगे। तो बेटा दो ही तरीके हैं कैसे पानी, अच्छा पानी के साथ कैसे जा सकते हो, या तो तुम बोट में बैठ के जा सकते हो, या सबमरीन से अंदर गोता लगा के भी जा सकते हो। वैसे तो मतलब या तो तुम अंडर वाटर जाओगे, ठीक है, वो तुमने सिलेंडर ऑक्सीजन लगा के बढ़िया से अंदर से जा रहे हो, अंडर वाटर डाइविंग कर रहे हो, मछलियां वछलियां देख रहे हो, या फिर तुम ऊपर से जा रहे हो, ठीक है, ऊपर से तैरते हुए जा रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली बोट में बैठे हो, तुमको नहीं जाना अंदर। राइट, तो दो ही तरीके होंगे, पानी के अंदर से या पानी के ऊपर से। हाइड्रोफिली, दोनों हाइड्रोफिली है। मीडियम क्या है तुम्हारे ट्रांसपोर्ट का? पानी है ना, तो हाइड्रोफिली है। तो पोलन ग्रेन का मीडियम भी पानी है, ऊपर से या अंदर से, उस पर डिवाइड कर लो। अगर ऊपर ऊपर से जा रहा है तो एपी इज द वर्ड, अगर नीचे जा रहा है तो हाइपो इज द वर्ड ना। कोई भी चीज है उसकी, मैंने ये मेरा हाथ है इसके ऊपर कुछ और रख दिया, तो ये पोजीशन हाइपो है। हाथ के ऊपर वाली पोजीशन जहाँ पे पेन पड़ा ये एपी हो गई, है ना, तो ये हाइपो होगी, पेन वाली पोजीशन एपी हो गई इस हाथ के रिस्पेक्ट में। तो ऊपर वाली पोजीशन एपी, तो जो पानी के साथ ऊपर ऊपर तैर के जा रहे हैं वो एपी हाइड्रोफिली होगी, और जो पानी के अंदर से तैर के जा रहे हैं उसको हाइपो हाइड्रोफिली होगी। राइट, तो हाइड्रोफिली तो वाटर पॉलिनेशन ही था, एपी और हाइपो वर्ड लगा दिया, करेक्ट। Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं फिर जीवन में। अब देखो इसमें फिर भी इतना कुछ लिखवा दिया मैंने, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। ये एग्जाम्पल 11th की वेलिसिनेरिया के एग्जाम्पल के साथ मिक्स होके आ सकते हैं, तब धोखा हो जाएगा, तुम पूरी एनसीईआरटी ढूंढ लोगे, मिलेगा नहीं कि लिखा कहाँ था। तो ये कंबाइन हो सकता है, क्योंकि ये जो चैप्टर है प्लांट वाला 11th के साथ कंबाइन होकर काफी जगह पे आता है। वन ऑफ द एग्जाम्पल इज दिस, एपीहाइड्रोफिली इज सीन इन वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया तुम 11th वाले में पढ़ते हो, लेकिन वहाँ एपीहाइड्रोफिली नहीं लिखा हुआ, सो इट कैन कंफ्यूज यू। राइट, तो एपीहाइड्रोफिली तुम्हें वेलिसिनेरिया में दिखाई देती है, और हाइपोहाइड्रोफिली तुम्हें सी ग्रासेस में दिखती है बेटा, सी ग्रासेस जैसे ज़ूस्टेरा, ये सी ग्रासेस है, नीचे बैठी है, और इनके पोलन ग्रेन रिबन शेप के होते हैं। तो रिबन ऐसे ऐसे पानी में जा रहा होता है, वो ऐसे एंटेंगल हो जाता है फीमेल पार्ट के पास, तो मेक श्योर कि पोलन ग्रेन आगे ना बह जाए, ठीक है, इस वजह से इनकी शेप थोड़ी डिफरेंट होती है। तो याद रख लेना दो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है इन दोनों में, करेक्ट। Yes, ma'am. हिम्मत के दांत देते हो क्लास में। अगर हमने उसकी एडेप्टेशन पढ़ रही थी विंड वाले की, तो एक बार पानी वाले की भी देख लेते हैं, क्या बात हो गई। पानी वाले में क्या होगा, जो पोलन ग्रेन होंगे, पीजी मतलब पोलन ग्रेन, कोई भी इसको पेइंग गेस्ट नहीं समझेगा, पेइंग गेस्ट की बात नहीं हो रही है, पोलन ग्रेन की बात हो रही है।
जिस स्टिग्मा होते हैं जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो म्यूकस से कवर होते हैं ताकि वो गीले ना हो जाए। जैसे रेनकोट पहनते हो ना, ऐसे पानी में नहीं, तो पानी में तो गीले हो जाएंगे बहुत ज्यादा, तो म्यूकस से कवर होते हैं कि उनके अंदर पानी वानी ना जाए, वो सेफ रहे, राइट। फ्लावर्स नेक्टरलेस, नो कलर नो ओडोर, उनको नहीं चाहिए क्योंकि पानी से आ रहा है, राइट। सिंपल था ये तो। अलर्ट फॉर मार्क क्वेश्चन, वाटर हाइसन एंड वाटर लिली, ऐसे वाले प्लांट जिनके आगे वाटर लिखा है उनमें पॉलिनेशन कैसे हो रही है? एंटेमोफिली एंड जूफिली। हाँ, जूफिली का मतलब है एनिमल से हो रही है। एनिमल कोई भी हो सकता है ना, उसमें भी स्पेसिफिकली इंसेक्ट से होने को हम कहते हैं एंटोमोफिली, राइट। एंटोमोलॉजी होती है एनिमल्स की स्टडी, स्पेसिफिकली इंसेक्ट्स की स्टडी, राइट। तो जूफिली भी लिखा आ सकता है, एंटोमोफिली भी लिखा आ सकता है, दोनों का मतलब सेम ही है कि इंसेक्ट से यानी कि एनिमल के थ्रू हो रही है। तो वाटर हाइसेंथ और वाटर लिली हमें धोखा दे रहे हैं, नाम में पानी रखते हैं लेकिन पॉलिनेशन इंसेक्ट से कराते हैं, कितने खराब है, ठीक है। तो ये धोखा हुआ है, धोखा याद रखना, क्योंकि जहां पे भी एक्सेप्शन है, धोखा मीन एक्सेप्शन। चलो, बायोटिक में मोस्टली पॉलिनेशन होती है अराउंड 60% एंजियोस्पर्म में 20 से ही होती है, इसलिए मधुमक्खियां बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सेलफोन यूज करने से मधुमक्खियां अपने घर के रास्ते भूल जाती हैं। तो जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, मधुमक्खियों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से अगर मधुमक्खियां नहीं रही तो हमें खाना नहीं मिलेगा। इस दुनिया में खाना नहीं बन सकता, क्योंकि खाना बनता है पौधों से, वो बनते हैं पॉलिनेशन से। तो पौधों के बच्चे नहीं होंगे अगर मधुमक्खी नहीं होगी। मधुमक्खी इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मधुमक्खी मिले ना तो उसको तोड़ने मत जाया करो, उसके छत्ते को दूर हो जाया करो भाई, ऐसे भी काट लेती है। काटा है कभी किसी को? Yes, यस ma'am. मैम। यार मेरे को भी काटा, आज तक निशान नहीं गया कम भगत का। दर्द होती है बड़ी तेज, है ना। Yes, ma'am. जो चाबी लगाते हैं ना, जो ऐसे 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 करते हैं उसका डंक निकालने के लिए, तुम्हारे साथ भी करा था? No, ma'am. नहीं, अच्छा, वो मेरे साथ धोखा किया गया है। मैं छोटी थी तो उससे कुछ किया था, मुझे भी पूरा तो याद नहीं है, बस मुझे इतना याद है मेरा हाथ इतना मोटू सा हो गया था और मुझे बहुत गुस्सा आया था मधुमक्खी पर मुझे ज्यादा याद नहीं है। इट हैज बीन बहुत पहले, ये बात है, छोटी थी, मैंने ही कुछ किया होगा पक्का। सो एडेप्टेशन ऑफ एंटीमोफिली, इंसेक्ट्स के लिए एडेप्टेशन क्या होगी? फ्लावर्स कैसे होने चाहिए? अगर एक फ्लावर को चाहिए, ये फ्लावर बैठा है, ये चाहता है कि यहाँ पर आए इंसेक्ट्स आए, भी मधुमक्खी आई और मेरे को आके अच्छे से पॉलिनेट कर जाए, तो इस फ्लावर को सबसे पहले तो बड़ा होना पड़ेगा। ये फ्लावर इतनू सा है, इतना सा फ्लावर है, इसके इसके एरिया जितना है। यहाँ मधुमक्खी कैसे बैठे बेचारी, ढंग से बैठ भी नहीं पा रही, सिटिंग पोजीशन दे नहीं रहे हो, खाने की बात कर रहे हो, कैसे बैठने की जगह तो ना, तभी खाना स्टेबल तो पहले तो फ्लावर को बड़ा होना पड़ेगा ताकि मधुमक्खी ऐसे मस्त आके बैठ जाए। फिर फ्लावर अगर स्मॉल साइज का होगा तो उसको इन्फ्लोरेसेंस में आना पड़ेगा, सारे फ्लावर्स को एक साथ आना पड़ेगा कि मधुमक्खी महारानी आए और बैठे। फ्लावर को कलरफुल होना पड़ेगा भैया, अगर मधुमक्खी आ रही है तो वो खूबसूरती की तरफ आती है, ऐसे नहीं आती तुमको काटती है ना, तुम बहुत खूबसूरत हो इसलिए तुमको काटती है, राइट। तो कलरफुल होना चाहिए, उसमें नेक्टर होना चाहिए, उसमें ओडोर खुशबू होनी चाहिए बहुत अच्छी, देखा जाए तो वैसे फ्रेग्रेंस लिखना चाहिए, बट क्योंकि ये वर्ड इसमें यूज होता तो मैंने और लिखा है माने। मीठा मीठा नेक्टर होना चाहिए, मधुमक्खी नेक्टर खाने के लिए आती है, तुम्हारी खूबसूरती देखने नहीं आती। हमें तो इसलिए काटती है क्योंकि हम उसे छेड़ देते हैं। तो वो नेक्टर खाने जब आएगी तो उसके पंखों के साथ, उसके फेदर्स के साथ, उसकी लेग्स के साथ, उसकी बॉडी के साथ पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं। फिर मधुमक्खी दूसरे फ्लावर में जाती है तो वहां पर वो झड़ जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाती है, राइट। तो जो पॉलन ग्रेन्स है उनको कैसा होना चाहिए? उनको होना चाहिए लाइट वेट और उनको होना चाहिए स्टिकी, ताकि वो चिपक जाए, करेक्ट। यस मैम। मैम क्या मिलता है इंसेक्ट्स को? भाई नेक्टर मिलता है, पॉलन ग्रेन वो भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है, उनको भी पसंद है, और उनको एक सेफ जगह मिल जाती है अपने अंडे देने के लिए। ये तो मिकोलॉजी में ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे तो ज्यादा नहीं परेशान होना। दो टर्म बताई थी मैंने, ऑर्निथोफिली और कायरोप्टेरोफिली। बर्ड्स करे तो ऑर्निथोफिली, और अगर बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है कायरोप्टेरोफिली, राइट। दो वर्ड्स याद रखने थे तुम्हें, ठीक है? ठीक है, यस मैम यस मैम। सिर्फ लास्ट स्लाइड रहती है फर्टिलाइजेशन, ये छोटू सी है, उसके बाद छोड़ दूंगी टाइम, प्रॉमिस। करोगे? यस मैम। पढ़ा दूं? यस मैम। मैम। पक्का? यस यस। मैम। तो पहले बताओ घर में खाने में क्या बना है? नो आइडिया मैम। बताओ बस, ये कैसी ये कैसी बात है? खुशबू सुन के बताओ क्या बना है। सीरियसली किसी को नहीं पता घर में क्या बना है? नो मैम
तुम्हारे क्लास के बाद मोटिवेशन क्या होता है फिर? मेरा तो यही होता है, खाऊंगी कुछ। तुम्हारा क्या होता है फिर? तुम सरप्राइज के साथ खाना। अच्छा, मुझे फिर हिमाचली कोई बढ़िया सी खाने की डिश बताओ, खा के मजा आ जाए। मैं नॉन वेजिटेरियन भी हूँ, वैसे चल जाएगा सब कुछ। अभी तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, वेज भी चलेगा, वैसे मुझे वेज ज़्यादा पसंद है। बताओ बताओ, कोई अच्छी सी डिश बताओ भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। अरे अपनी पसंद की बता दो, ये तुम्हें कुछ खाना पसंद नहीं है, पागल हो क्या? नहीं बोलोगे? नहीं पढ़ाऊँ फिर? मैम पढ़ा दो। कोई पहले डिश बता। अरे कुछ तो बनता होगा घर में, हिमाचली डिश होती है ना। मैम मुझ सेपू बड़ी। सेपू बड़ी क्या होता है वो? और थोड़ा तो एक्सप्लेन कर दे। सेपू बड़ी है। हाँ, अरे अब मैं सस्पेंस पे हूँ, सेपू बड़ी क्या होता है बताओ। हद हो गई, जनरल नॉलेज भी नहीं पढ़ाते बच्चे। लिखने दे यार मुझे। क्लास के बाद ये देखना है, क्योंकि क्लास में बच्चों ने मुझे नहीं बताया। पता नहीं सच्चे। चलो आओ। वैसे एक डिश होती है ना, एक वाइट कलर की होती है, शायद राइस से बनती है, वो बिल्कुल इडली जैसी दिखती है, पर उसको ऐसे तोड़ते हैं तो सेंटर में फिलिंग होती है और उसको घी के साथ खाते हैं, क्या कहते हैं उसको? खाइए। नो मैम। हिमाचली डिश है मैंने नारकंडा में खाई थी, मुझे याद है, नाम पता चलेगा तो बताऊंगी, बड़ी टेस्टी होती है। याद नहीं आ रहा मुझे। इट वॉज वेरी गुड। मुझे वो खाने का मन कर रहा है, बताओ, हद हो गई। फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। बेटा फर्टिलाइजेशन क्या चीज होती है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। बेटा एंजियोस्पर्म्स के अंदर कहाँ पर होगा लोकेशन? मैम फ्लावर्स। बेटा थोड़ा और स्पेसिफिक लोकेशन में। एम्ब्रियो। मैम फीमेल गैमेटोफाइट में। फीमेल गेमेटोफाइट में, और थोड़ा उसमें आ कि वो फीमेल गेमेटोफाइट को हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रोसेक के अंदर होगा। गुड। राइट। तो ये मिस्टेक थी, मैंने यहाँ करेक्ट करी थी उस दिन। ओके। यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा कराऊंगी। पॉलिनेशन भी हो गया था, यस। बेटा यही बता दो मुझे, कि बता दो मुझे कि कैसे हुआ था, ये रहा तुम्हारा। चलो, अगर रीड करना तो चाहे रीड कर लो, पर मुझे स्टेप वाइज बता दो क्या हुआ। पोलन ग्रेन बन गया, पॉलिनेशन हो गई, ये रहा स्टिग्मा, ये रहा पोलन ग्रेन उसके ऊपर। अब क्या होगा मुझे स्टेप वाइज बता दो, बारी बारी। जितनी जल्दी बताओगे उतनी जल्दी भागने दूंगी। मैम वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो पोलन ट्यूब बनाता है, और जो जेनेटिक सेल होती है वो पोलन ट्यूब के तो पोलन ट्यूब से होते हुए फीमेल गैमेटोफाइट की तरफ जाती है। अच्छा, तो ये जो ओके, पोलन ट्यूब किस तरह बना रहा है वो? साइटोप्लाज्म से बना रहा है वेजिटेटिव सेल। किसकी तरफ बना रहा है? माइक्रोपोटेंट। मैं हाँ क्यों भाई, माइक्रो से बोला? मैम सिनर्जी सेल्स। सिनर्जी सेल ने सिग्नल दिया था, शाबाश, वेरी गुड। अब फिर जर्म सेल उसके अंदर आ गया। अभी ये 2 सेल स्टेज का वो था पोलन ग्रेन, अब क्या होगा? जेनेटिक सेल माइटोसिस करेगी और मैम 2 जर्म सेल्स फॉर्म होंगे। कहाँ पर माइटोसिस होगी ये वाली लोकेशन? मैम पोलन ट्यूब में। पोलन ट्यूब में चलते चलते माइटोसिस हो जाती है। इतने स्मार्ट होते हैं, बताओ एक सेल भी इतना स्मार्ट होता है और हम इतने डफर है कि हम एक काम सही से नहीं कर पाते। वो 2 काम एक साथ करता है, चल भी रहा है, माइटोसिस भी करा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता अगर उसने नहीं किया तो नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगी। तो इसे कहते हैं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक छोटे से सेल के अंदर भी होती है, हमें भी होनी चाहिए। इट्स अ गुड थिंग। ओके चलो, 2 जर्म सेल बन गए। प्लॉइडी क्या होगी उनकी? मैम ईच एन। एन, यस, क्योंकि जिस टाइम पे मदर सेल के अंदर मियोसिस 1 खत्म हो गई थी, उसी टाइम से प्लॉइडी एन ही चल रही है। कंफ्यूज नहीं होना, चाहे तुम्हें वो कुछ भी बोले, तुमको तुम्हारे प्रोसेस याद रखने चाहिए, ठीक है? नीट वाले एक सीढ़ी होती है ना, लेडर होती है, तो लेडर के कितने सारे स्टेप होते हैं, तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट होकर ऊपर चढ़े थे। वो तुमको
सेंटर पे लाके फर्स्ट पे ले आएंगे, क्वेश्चन को इतना घुमाएंगे कि तुम आंसर में कंफ्यूज हो जाओ। अगर तुमको प्रोसेस स्टेप वाइज पता है, तुम सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा कोई क्वेश्चन बना है जो तुम कर ना पाओ। कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कहते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। आगे बता, जर्म सेल बन गया, अब पोलन ट्यूब बन गई, माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंच गई। अब मैम पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाएंगे और मैम सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएगा। हाँ, जब ये प्रोसेस हो रहा था उस टाइम पे पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस कर रहा था। पोलर न्यूक्लियाई के दोनों सेल की इंडिविजुअली पोलॉइडी क्या थी? मैम रिपीट कर दो क्वेश्चन एक बार। पोलर न्यूक्लियाई जो इंडिविजुअल न्यूक्लियस है उनकी पोलॉइडी क्या है? मैम एन। और जब वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बने उनकी पोलॉइडी क्या है? मैम 2n। 2n। शाबाश। अब क्या होगा? मैम सिनर्जिट्स पोलर बोल ट्यूब बोल को बोल उसकी बोल। तरफ आकर्षित करते रहेंगे। हाँ, फिर आगे जर्म सेल आ गए, ठीक है, पोलन ट्यूब बन गई, जर्म सेल आ गए। अब जर्म सेल एंटर हो गया एम्ब्रियो सैक में, अब क्या होगा? एक जर्म सेल एग सेल को एग को फर्टिलाइज करेगा और दूसरा जाएगा वो सेकेंडरी जो पोलर न्यूक्लियाई उसमें फ्यूज करेगा और 3n बना देगा। यस, तो जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हुआ है जर्म सेल का न्यूक्लियस और उसने 3n कंडीशन बनाई है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डबल कौन सी फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन है ना? ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। 3 वर्ड यहाँ है ना, तो इसी के साथ ट्रिपल फ्यूजन है। और ये जो एक्सेल की फ्यूजन भी हुई है और ऊपर ट्रिपल फ्यूजन भी हुई है, इन दोनों प्रोसेस को हम साथ में क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। एंटीपोडल सेल ने कुछ किया है यहाँ पर? नो मैम। सिनर्जी सेल गाइड भी करता है कि जर्म सेल्स को कहाँ लाना है। वेरी गुड, शाबाश। ये रहा, कहाँ है? डबल फर्टिलाइजेशन, राइट। और जो 3n न्यूक्लियस बना उसका नाम क्या है? MPEN। स्टैंड्स फॉर प्राइमरी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यस। गुड गुड, तुम भी सही बोल रही थी। यस, दैट्स इट, यही है बस। कोई डाउट? नो मैम मैम। अट्रैक्शन का काम फिलिफॉर्म ऑपरेटस करेगा या एंटीपोडल सेल? दोबारा बोल, दोबारा बोल। पोलन ट्यूब का अट्रैक्शन का काम सिनर्जिस्ट। सिनर्जिस्ट करेंगे या सिनर्जिस्ट। फिलिफॉर्म ऑपरेटस? सिनर्जिस्ट सेल्स उसको बुलाते हैं, फिलिफॉर्म एपेटस उसको कैच करने का काम करता है और फिर उसको डायरेक्शन की तरफ भेज देता है। जैसे ऐसे फिंगर्स है ना, तो ये फिलिफॉर्म एपेरेटस है, ये सिनर्जिट। तो सिनर्जिट सेल के पास ये न्यूक्लियस है तो वही सिग्नल दे रहे हैं उनको, तो ये फिलिफॉर्म एपेरेटस से जाता हुआ वही सिग्नल जा रहा है। तो जैसे जर्म सेल आएंगे फिलिफॉर्म एपेरेटस उसको पकड़ के अंदर की तरफ भेज देंगे, तो सिग्नल एक्चुअल में सिनर्जिट सेल्स ने ही तो दिया। तो अगर ऑप्शन में सिनर्जिट सेल्स है तो वो उसके साथ फिलिफॉर्म का सेकंड ऑप्शन नहीं डालेंगे, लेकिन सिनर्जिट सेल इसका आंसर है। लेकिन अगर सिनर्जिट सेल नहीं लिखा तो फिलिफॉर्म एपेरेटस के पास चले जाना, ठीक है? ओके मैम। कोई डाउट? मैम फिलिफॉर्म एपेरेटस जो है मैम वो कैच का काम करता है इसको, पोलन ट्यूब को। वो क्या करता है? मैम कैचिंग मतलब अट्रैक्शन का। अट्रैक्शन के लिए जो ये है ना सिनर्जी सेल्स है, सिनर्जी सेल का न्यूक्लियस केमिकल रिलीज करेगा जिससे अट्रैक्शन होगी। तो ये जो केमिकल रिलीज कर रहा है वो फिलिफॉर्म एपेरेटस के थ्रू जा रहे हैं, है ना? तो मैम ये रहा केमिकल फिलिफॉर्म एपेरेटस के थ्रू ही जाएगा, राइट। और फिर यहाँ पे पोलन ट्यूब इस तरफ को बनेगी। तो फिलिफॉर्म एपेरेटस का मेन काम होता है कि जो जर्म सेल आ रहा है ना उसको कैच करके भेजना, एक को न्यूक्लियस की तरफ भेजना और एक को सेंटर की तरफ भेजना, ये इसका मेन काम होता है। तो अट्रैक्शन का अगर मैं काम बोलूँ तो सिनर्जिस्ट सेल बोलूंगी, लेकिन अगर ऑप्शन में सिनर्जिस्ट सेल नहीं लिखा है तो तुम फिलिफॉर्म एपेरेटस पे तब टिक करोगे। लेकिन सिग्नल तो सिनर्जिस्ट सेल के न्यूक्लियस ने ही बनाया था, क्योंकि न्यूक्लियस ही है जो वो सिग्नल वाला केमिकल बनाएगा, राइट। ओके मैम, डन। डन, कोई डाउट? नो ना मैम। मैम। बहुत अच्छा रिवीजन था ये, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने। जिसको जितना आता है देख लेना, एक बार एनसीईआरटी रिवाइज करके आ जाना। फिर भी कल मिलते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? बाय, थैंक यू। बाय मैम। Bye. बाय मैम। बाय।